सबसे पहले पूर्णता अभिग्रहित के अंदर हमारे पास दो क्रम पूर्णता अभिग्रहित हैं, दो ऑर्डर्ड हमारे पास एक्सियम्स हैं, ऑर्डर्ड कंप्लीटनेस एक्सियम्स, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास उच्चक अभिग्रहित, या इसको हम सुप्रीमम एक्सियम्स कहेंगे, एलयूबी एक्सियम कह सकते हैं। इस एलयूबी एक्सियम्स के अकॉर्डिंग या उच्चक अभिग्रहित के अनुसार एस कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय है जो क्षेत्र F में परिभाषित है, या ये कह सकते हैं कि क्षेत्र F का एक अरिक्त उपसमुच्चय S लेके चलते हैं हम। यदि इस अरिक्त समुच्चय S का उच्चक F में विद्यमान हो तो इसे उच्चक अभिग्रहित कहेंगे। यानी S हमने सबसेट लिया था F का, और अगर S का उच्चक जो है वो F में विद्यमान हो तो इसे उच्चक अभिग्रहित या सुप्रीमम एक्सियम कहते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है, कोई भी अभिग्रहित है वो क्रम पूर्णता अभिग्रहित को पालन करता है यदि उसमें उच्चक अभिग्रहित विद्यमान होगा। उच्चक अभिग्रहित का मतलब क्या है कि एक उपसमुच्चय लिया, उस उपसमुच्चय का हमने उच्चक ज्ञात किया, वो उच्चक अगर उस समुच्चय में विद्यमान है तो उसे उच्चक अभिग्रहित कहेंगे। अगर उसमें विद्यमान नहीं है तो वो उच्चक अभिग्रहित का पालन नहीं करता है। इसी प्रकार निम्नक अभिग्रहित होगा। निम्नक अभिग्रहित का मतलब भी यही होगा हमारे पास कि अगर किसी अरिक्त उपसमुच्चय S के लिए अगर उसका निम्नक S का निम्नक F में विद्यमान हो तो इसे निम्नक अभिग्रहित कहते हैं, और अगर ये दोनों कंडीशंस किसी समुच्चय के लिए अप्लाई होती है तो उसे पूर्णता अभिग्रहित कहते हैं, वरना वो पूर्णता अभिग्रहित नहीं है। तो कंप्लीटनेस का मतलब यही है कि अगर उच्चक और निम्नक यानी कोई समुच्चय लेके चले, कोई क्षेत्र लेके चल रहे हैं, उस क्षेत्र के जितने भी उपसमुच्चय अरिक्त उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं उन सभी अरिक्त उपसमुच्चयों के उच्चक और निम्नक क्रमशः उसी क्षेत्र में विद्यमान हो, अलग ना हो, उससे बाहर ना हो, तो उसे हम कंप्लीटनेस एक्सियम कहेंगे या पूर्णता अभिग्रहित कहते हैं। हमें पता है क्रम को हमने परिभाषित कर लिया, क्षेत्र को हमने परिभाषित कर लिया, पूर्णता का मतलब उच्चक और निम्नक उसी क्षेत्र में विद्यमान होना चाहिए। तो उस स्थिति में इन तीनों डेफिनेशंस को मिलाकर एक वास्तविक संख्या को परिभाषित किया गया जिसे पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दूसरी डेफिनेशन निम्नक अभिग्रहित, GLB एक्सियम, अगर S अरिक्त उपसमुच्चय F का S फाई के इक्वल नहीं है और S का निम्नक अगर F में विद्यमान है तो इसे निम्नक अभिग्रहित कहते हैं। और ये हमारे पास निम्नक अभिग्रहित और उच्चक अभिग्रहित को पालन करने वाला जो भी समुच्चय होगा, क्षेत्र होगा, उसे पूर्ण क्षेत्र कहेंगे या क्रमित पूर्ण क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए। तो डेडेकिंड पूर्णता अभिग्रहित या डेडेकिंड्स कंप्लीटनेस एक्सियम, इसने पूर्णता अभिग्रहित को तीन नियमों में बांटा। इसने ये कहा कि R वास्तविक संख्याएं जो हैं या पूर्ण क्रमित क्षेत्र है उसको दो समुच्चयों L और U में बांटा जा सकता है, जहां L जो है वो भी फाई नहीं है, पहली कंडीशन उसकी, और U जो है वो भी फाई नहीं है, यानी कम से कम एक अवयव दोनों में विद्यमान है। दूसरी कंडीशन ये थी
कि एल और यू कुछ इस प्रकार से परिभाषित किए हुए हैं कि उन दोनों का यूनियन करने पर वापस वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। यानी लोअर एलिमेंट और अपर एलिमेंट के नाम से इसको डिफाइंड किया गया, लोअर सेट और अपर सेट। इन लोअर सेट और अपर सेट का यूनियन करने पर वापस सभी की सभी वास्तविक संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। और तीसरी कंडीशन इसने ये दी थी कि अगर x l का अवयव और y u का अवयव लेके चलते हैं तो x हमेशा स्मॉलर देन होगा y से। यानी लोअर सेट के अंदर हमारे पास मिनिमम एलिमेंट यानी जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो आएंगे और u के अंदर हमारे पास बड़े एलिमेंट्स आते हैं। अगर किसी समुच्चय को इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता हो तो उसे पूर्ण क्षेत्र या पूर्ण अभिग्रहित कहते हैं। डेडेकिन ने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि अगर कोई भी समुच्चय आर हमने एक समुच्चय मान के चल रहे हैं, उस समुच्चय को दो ऐसे भागों में विभाजित कर सकते हो जिनमें से दोनों के दोनों रिक्त नहीं होने चाहिए, कम से कम एक एक अवयव उसमें विद्यमान होना चाहिए। एल और यू का यूनियन करने पर आर बनना चाहिए। हमारे पास यू 5 के इक्वल नहीं होगा। एल और यू का यूनियन करने पर हमारे पास वापस वो समुच्चय बन जाना चाहिए जो हम क्षेत्र या जिस समुच्चय के दो भाग कर रहे हैं। और x में अगर l अवयव है और यानी l जो है वो x में उल्टा बोल रहा हूं, x अवयव l में विद्यमान है और y अवयव u में विद्यमान है, तो x हमेशा स्मॉलर देन होना चाहिए y से। यानी l में हमेशा छोटी संख्याएं और u में हमेशा बड़ी संख्याएं अगर विद्यमान हो तो उस स्थिति में इस समुच्चय को पूर्ण अभिग्रहित या पूर्ण समुच्चय कहते हैं। और अगर ये क्रम का ध्यान रखते हुए पूर्ण क्रमित क्षेत्र को परिभाषित कर दे तो इसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कह देते हैं। वास्तव में डेडेकिन का जो हमारे पास ये पूर्णता अभिग्रहित है और जो पहले कंप्लीटनेस हमने अभिग्रहित की थी, दोनों एक ही पार्ट हैं, बस डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है। टॉपिक इसमें डायरेक्ट बन सकता है 1 मार्क्स में कि डेडेकिन का पूर्णता अभिग्रहित को लिखिए, और कहीं इसका उपयोग कहीं किसी चैप्टर में या किसी टॉपिक में या किसी एग्जाम्पल में नहीं किया हुआ, सिर्फ इतना सा टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक को हमें याद रखना है। तो इसके अंदर हमारे पास एक क्षेत्र Q दिया हुआ है जो एक क्रमित क्षेत्र तो है लेकिन पूर्णता अभिग्रहित को ग्रहण नहीं करता, इसलिए पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होगा, ये हमें सिद्ध करना होगा। अब पूर्णता अभिग्रहित जो अभी अभी हमने टॉपिक किया उसके अनुसार इस Q का एक उपसमुच्चय लेके चलेंगे, एक परिबद्ध उपसमुच्चय। परिबद्ध उपसमुच्चय का मतलब है वो बाउंडेड होगा, उसमें उच्चक और निम्नक विद्यमान होंगे। S में विद्यमान हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन S के उच्चक और निम्नक जो हैं वो दोनों ही हमारे पास विद्यमान होंगे, लेकिन वो Q में है नहीं वो चेक करना है हमें। अगर Q में विद्यमान है तो पूर्ण क्रमित क्षेत्र बन जाएगा, और अगर Q में विद्यमान नहीं है तो पूर्ण क्षेत्र नहीं बनेगा, पूर्ण अभिग्रहित को संतुष्ट नहीं करेगा। उसने ये सिद्ध करने को कहा है कि Q पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है, इसका मतलब इसका एक कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय लेके चलेंगे उसका उच्चक और निम्नक Q में विद्यमान नहीं होगा, ये हम सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो हम जो लाइनें मैंने अभी अभी बोली वही लिखेंगे कि Q जो है वो क्रमित क्षेत्र है, हमें सिद्ध करना है कि S उपसमुच्चय Q परिबद्ध है तो S का उच्चक व निम्नक Q में विद्यमान नहीं है। यह हमें सिद्ध करना है कि S एक हम उपसमुच्चय लेके चलेंगे Q का जिस परिबद्ध है, लेकिन इसका उच्चक और निम्नक जो है वो Q में विद्यमान नहीं है। अगर Q में विद्यमान नहीं हुआ तो पूर्णता अभिग्रहित नहीं बनेगा, और पूर्णता अभिग्रहित नहीं है तो पूर्ण क्रमित क्षेत्र को परिभाषित नहीं करता। सिर्फ पूर्ण क्रमित क्षेत्र को वास्तविक संख्याएं ही परिभाषित करती हैं और कुछ परिभाषित नहीं कर पाएगा। इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले एक S को परिभाषित कर लेते हैं।
कुछ इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि एस में एक अवयव एक्स आएगा, ये एक्स हमेशा धनात्मक परिमेय संख्याओं में से लिया जा रहा है, यानी कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या है। और कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं कि एक्स का जो मान है वो एक्स स्क्वायर का मान 0 और 2 के बीच में आता है, यानी एक्स स्क्वायर का मान 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। क्यू प्लस लिया है तो 0 से तो बड़ा हो ही गया हमारे पास, उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो भी हमारे पास कंफर्म हो गया कि 0 से तो बड़ा है ही, लेकिन हम कुछ इस प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं कि ये 2 से छोटा है। अब हमें पता है एक जो है वो एस का अवयव जरूर बनेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर हमेशा 2 से छोटा होता है, एक जो होता है वो 2 से छोटा होता है। अगर एक 2 से छोटा होता है इसका मतलब एस जो है वो 5 तो नहीं है, कम से कम एक अवयव तो विद्यमान है। एक से ज्यादा भी होंगे लेकिन कम से कम एक अवयव विद्यमान है, रिक्त तो नहीं है ये। दूसरा, ये जो एस है वो परिबद्ध भी है। क्यों परिबद्ध है? क्योंकि इसमें जो भी मान आएंगे उसके मान एक्स स्क्वायर यानी उनके वर्ग का जो मान है वो 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। अगर 2 से छोटा होगा तो 2 से छोटे मान ही उसमें विद्यमान होंगे, उससे आगे के मान तो आएंगे नहीं। इसका मतलब x के अंदर 1 आ सकता है, 1.5 नहीं आ सकता, क्योंकि 1.5 का वर्ग करेंगे 2.25 बनता है, 2.25 2 से बड़ा हो गया। यानी जो संख्याएं 2 से छोटी आती हैं, 14 1.4 आ सकता है इसमें, क्योंकि 1.4 का वर्ग 1.96 बनेगा जो 2 से छोटा है। तो वो सभी संख्याएं आ सकती हैं जिनका वर्ग 2 से छोटा बनता है, अर्थात ये परिबद्ध तो है, बाउंडेड है। हमने 2 टॉपिक लेने थे, एक तो उपसमुच्चय लेना था, वो ले लिया हमने, क्योंकि इसमें सारी की सारी परिमेय संख्याएं आएंगी, इसके अंदर जो भी विद्यमान है एक्स के मान वो सभी परिमेय संख्याएं ली गई हैं। दूसरा, हमने ये भी चेक कर लिया कि ये अरिक्त है, खाली नहीं है, कम से कम एक अवयव इसमें विद्यमान है। तीसरा, हमने ये भी देख लिया कि ये परिबद्ध है, परिबद्ध का मतलब बाउंडेड है, इसमें न्यूनतम और अधिकतम मान की सीमा है। न्यूनतम मान हमें पता है कि 0 से छोटा नहीं जा सकता एक्स का मान, और अधिकतम हमें पता है कि 1.4 से बड़ा नहीं हो सकता। अब 1.4 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब 0 और 1.4 के बीच में मान आ रहे हैं, परिबद्ध है। और परिबद्ध है तो हमने ये किया हुआ है कि प्रत्येक परिबद्ध मान का उच्चक और निम्नक विद्यमान होता है। इसका मतलब इस एस का भी उच्चक और निम्नक तो होगा। माना एस का उच्चक के है, अगर एस का उच्चक के है तो जो हमारे पास त्रिविभागीय नियम हमने पढ़ा था उसके अनुसार केस पहली कंडीशन जो बनती है कि के स्क्वायर का मान या तो 2 से छोटा होगा या के स्क्वायर का मान 2 के बराबर होगा, और या तीसरी कंडीशन बनेगी के स्क्वायर का मान 2 से बड़ा होगा। और यहां पे हमारे पास के जो है वो 0 से बड़ा कोई भी मान है, क्योंकि एस का उच्चक है, उच्चक का मतलब सबसे बड़ा मान है। अगर एस का सबसे बड़ा मान है तो सारे मान धनात्मक है, धनात्मक मानों से सबसे बड़ा मान जब परिभाषित करेंगे तो वो धनात्मक ही होगा, ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता। के हमेशा 0 से बड़ा होगा। त्रिविभागीय नियम के अनुसार इन तीनों में से किसी एक पार्ट को संतुष्ट करेगा। इनमें से कौन से भाग को संतुष्ट करता है उसको चेक करते हैं। पहले केस में हम के ग्रेटर देन 0 और के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो स्मॉलर देन 2 लेके चलते हैं, कि के स्क्वायर मान लेते हैं 2 से छोटा है, और एक धनात्मक परिमेय संख्या y मान के चलेंगे हम। इसको याद रख लेना कि y जो है वो 4 + 3k बटे 3 + 2k के बराबर है। अब हम चेक करेंगे इस y के लिए कंडीशंस को कि क्या k उच्चक हो सकता है या नहीं, y किसका अवयव बनता है, y क्या इसके ऊपरी परिबंधों में विद्यमान होगा या y क्या इस S में विद्यमान होगा, और क्या k उसका उच्चक बन सकता है या नहीं बन सकता, उसके बारे में हम इसमें जांच करेंगे। सबसे पहले
वाई स्क्वेयर माइनस 2 निकालते हैं। अब वाई स्क्वेयर माइनस 2 क्यों ज्ञात कर रहे हैं वो देख लो पहले। वाई स्क्वेयर माइनस 2 कुछ इसलिए हम परिभाषित कर रहे हैं ताकि हमें यह पता चल जाए कि क्या वाई जो है वो एस में है या नहीं है। अगर वाई स्क्वेयर का मान 2 से छोटा प्राप्त होगा, यानी ये 0 से छोटा प्राप्त हो, नेगेटिव प्राप्त होगा, तो एस में विद्यमान होगा। और अगर एस में विद्यमान होगा तो फिर चेक करेंगे क्या ये के से भी छोटा है या नहीं है। अगर के से भी छोटा हुआ और इससे भी छोटा हुआ तो इसका मतलब एस में विद्यमान होगा और उच्चक के बन जाएगा, अन्यथा के उच्चक नहीं हो पाएगा। चेक करें, इसको सॉल्व करें पहले। वाई स्क्वेयर माइनस 2 यानी 16 प्लस 9 के स्क्वेयर माइनस प्लस का 24 के माइनस 9 माइनस 4 के स्क्वेयर और माइनस का 12 के बटे में 3 प्लस 2 के का होल स्क्वेयर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5 के स्क्वेयर प्लस 12 के प्लस 7 बटे 3 प्लस 2 के का होल स्क्वेयर, जो कि 0 से बड़ा आएगा क्योंकि के का मान 0 से बड़ा है और कोई भी मान ऋणात्मक नहीं प्राप्त हो रहा। माइनस 2 से गुणा करना था, सॉरी। यहाँ आ जाएगा 18, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 24। हल करेंगे, 24 के से 24 के कैंसिल हो जाएगा, 9 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर घटाएंगे, 1 के स्क्वायर बचेगा और 16 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 2। अब के स्क्वायर का मान 2 से छोटा है। अगर के स्क्वायर का मान 2 से छोटा है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो 0 से छोटी हो जाएगी। बदल गया ये साइन। के स्क्वायर 2 से छोटा है, इसका मतलब के स्क्वायर माइनस 2 जो है वो 0 से छोटे आएगी और 0 से छोटे आने पर वाई स्क्वायर माइनस 2 का मान 0 से छोटा होगा। अर्थात वाई स्क्वायर का जो मान है वो 2 से छोटा है। और अगर वाई स्क्वायर का मान 2 से छोटा है तो इसका मतलब वाई जो है वो एस में विद्यमान है। उसके बाद में हम लेके चलते हैं वाई माइनस के का मान। y का मान दिया हुआ है 4 प्लस 3 के बटे 3 प्लस 2 के माइनस के 3 प्लस 2 के 4 प्लस 3 के माइनस 3 के माइनस 2 के स्क्वायर। हल करेंगे, 2 कॉमन, 2 माइनस के स्क्वायर बटे 3 प्लस 2 के। ये जो मान है वो 0 से बड़ा आएगा क्योंकि के स्क्वायर का मान 2 से छोटा है। अगर 2 से छोटा है तो 2 माइनस के स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू को शो करेगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू को शो करेगा तो y जो है वो k से तो बड़ा है, y ग्रेटर देन k है। हम k को उच्चक लेके चल रहे थे, मान के चल रहे थे कि s का उच्चक क्या है, k, लेकिन s में एक अवयव y ऐसा विद्यमान हो गया जो k से बड़ा है। अगर k से बड़ा है तो उच्चक k हो ही नहीं सकता, विरोधाभास है। अगर विरोधाभास है तो इसका मतलब जो हमने कंडीशन ली थी वो गलत है, के स्क्वायर 2 से छोटा नहीं हो सकता। अर्थात के स्क्वायर की वैल्यू अन्य 2 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन बन सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो के उच्चक का विरोधाभास है, अतः के स्क्वायर स्मॉलर देन 2 नहीं है। पहले इतना नोट कीजिए। इसमें हमें आगे जो पार्ट है सेकंड केस लेके चलते हैं। केस सेकंड के अनुसार अगर के स्क्वायर को 2 के बराबर लेके चलेंगे तो के जो है वो √2 के बराबर आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात इसका उच्चक जो था, हमने के को उच्चक मान के चल रहे थे, के स्क्वायर का मान 2 से छोटा भी नहीं है, के स्क्वायर का मान 2 के बराबर भी नहीं ले सकते क्योंकि के का मान √2 होगा। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब तीसरे कंडीशन लेके चलेंगे, के स्क्वायर का मान 2 से बड़ा है। अगर के स्क्वायर का मान 2 से बड़ा है तो फिर से वही कंडीशन, वाई स्क्वायर माइनस 2 का मान निकालेंगे। वाई हमने परिभाषित किया था इसमें 4 प्लस 3 के बटे 3 माइनस 2 के
-2, 3 - 2 के लघुत्तम लेंगे तो 4 + 3 के माइनस वाई स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे हम, ये बन जाएगा आपके पास 16 + 9 के स्क्वायर प्लस 24 के माइनस का 3 + 2 के, और 2 से गुना करेंगे तो 18 - 4 के स्क्वायर और माइनस का ही 24 के, ये कैंसिल। सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर -2 का जो मान आ रहा है वो है हमारे पास -2, 8 आएगा यहाँ पे, प्लस के स्क्वायर बटे 3 + 2 के का होल स्क्वायर। के स्क्वायर 2 से बड़ा दे रखा है, अगर 2 से बड़ा है तो इसका जो भी मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब वाई स्क्वायर 2 से ग्रेटर है। वाई जो है वो एस में विद्यमान नहीं है, यानी ऊपरी परिबंध में विद्यमान है, एस में अवयव विद्यमान नहीं है। एस के जितने भी अवयव होंगे वो वाई से हमेशा छोटे होंगे, वाई हमेशा बड़ा होगा। अगली कंडीशन इसमें अप्लाई करके देखते हैं, यही y माइनस के सेम कंडीशन यहां तक बनेगी, बस इसमें ये जो पार्ट है वो चेंज हो जाएगा। जब सेम कंडीशन से y माइनस के को चेक करते हैं तो 2 - के स्क्वायर बनेगा, जबकि के स्क्वायर जो है वो 2 से बड़ा लेके चल रहे हैं। अगर 2 से ग्रेटर वैल्यू है तो के स्क्वायर की वैल्यू 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, यानी <0 बनेगी। अगर <0 है तो y स्मॉलर देन होगा k से, y ऊपरी परिबंध में विद्यमान है और k से छोटा है, इसका मतलब फिर से k का उच्चक होना विरोधाभास हो गया, k उच्चक नहीं हो सकता इस केस में भी, अर्थात k जो है वो s का उच्चक होने का विरोधाभास है। अगर ये विरोधाभास है तो हमने जो कंडीशन ली थी कि के स्क्वायर 2 से बड़ा नहीं है, 3 कंडीशंस ली हमने, के स्क्वायर का मान 2 से छोटा, 2 के बराबर और 2 से बड़ा, तीनों ही कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। इसका मतलब के कोई प्रिमेय संख्या तो नहीं हो सकती, अप्रिमेय संख्या में ये संभव हो सकता है, और अगर प्रिमेय संख्या नहीं हो सकती तो एस का जो उच्चक के माना था वो एक प्रिमेय संख्या क्यू में विद्यमान नहीं है, और अगर क्यू में विद्यमान नहीं है तो पूर्णता अभिग्रहित को संतुष्ट नहीं करता, यह एक पूर्णक्रमित क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट में हमें ये लिखना है कि अतः के एक प्रिमेय संख्या नहीं है जो S का उच्चक है, अतः Q पूर्णता अभिग्रहित संतुष्ट नहीं करता है। Q पूर्णक्रमित क्षेत्र नहीं है।